जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज मेरे आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहले क्वेश्चन एज ऑन 11/8/2022। चलिए भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे अगला रक्षाबंधन आप अपनी सरकारी जॉब पे रहते हुए बनाए भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन भी जो आप लोग देख पा रहे हैं, मैगलेन चर्चा में है। ये क्या है? मैगलेन की बात कर रहा हूं मैं। मैग्नेल शब्द चर्चा में है, ये है क्या? सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो है इसके, चलो इसका आंसर दे देता हूं पहले, फिर बताता हूं आपको। देखिए ये क्या आपका टेलीस्कोप है भाई, आपका क्या है? टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। अब बात आती है मैगलेन, फिर इतनी चर्चा में क्यों है सर? क्यों टेलीस्कोप है? दुनिया की सबसे ताकतवर भाई, दुनिया की सबसे ताकतवर, आपकी कह सकते हो ताकतवर जो टेलीस्कोप है वो यही है, ताकतवर टेलीस्कोप है भाई, ठीक है। अब इसलिए चर्चा में क्योंकि आपने पीछे टेलीस्कोप सुना होगा, पीछे कौन सा? जेम्स। आपने अब तक का सबसे जेम्स जो टेलीस्कोप था ये सुना होगा आपने। अमेरिका किसका था? ये नासा का था भाई, नासा का था। अमेरिका की नासा की, ये नासा क्या है ये पता आपको? यूएसए की आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने इसको बनाया था। अब चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसने ना जो सबसे दूर जो आकाशगंगा थी उसका एक रंगीन पिक्चर लिया था। क्या लिया था? सबसे दूर जो आकाशगंगा थी उसका एक रंगीन पिक्चर या एक फोटो ली थी, जिससे एक क्रांति आने की संभावना है। यानी कि कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी हमें मिलने वाली है वो कौन दिलवाएगा? आपका टेलीस्कोप ही दिलवाएगा, ये याद रखना। ब्रह्मांड को लेकर के बहुत सी अभी ऐसी चीजें हैं जो कि मनुष्य जिनके ऊपर भ्रमित है, जो कहने को तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन अब जो आपकी ये मैगलेन जो चर्चा में है ये भी किसकी है? नासा की है। ये भी किसकी है? नासा की है। और नासा के साथ बहुत सारे देश इसका सहयोग कर रहे हैं बनाने में, सहयोग भी बहुत सारे देश कर रहे हैं, जिनके नाम में यहां पे लिखूंगा। जिस दिन ये बनकर के तैयार हो जाएगी, अब अगला क्वेश्चन आता है ये बनकर के कब तैयार होगी? तो 2029 में आपकी जो मैगलेन जो टेलीस्कोप है ये बनकर के तैयार हो जाएगी और एक बहुत बड़ी एक छलांग होगी ब्रह्मांड के अंदर। क्यों? क्योंकि जो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, आपकी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है नासा की, इससे मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, इससे ये 10 गुना ताकतवर है। कितनी गुना? 10 गुना ताकतवर है ये। ताकतवर यानी कि हम कह सकते हैं अगर ये 1 किलोमीटर की पिक्चर लेने को ले सकती है, कौन सी? आपकी जेम्स वेब जो चर्चा में थी। अब आपकी जो मैगलेन है ये 12 गुना, मतलब 10 गुना बोले तो यानी कि 10 किलोमीटर की पिक्चर बिल्कुल क्लियर लेगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हो अंतरिक्ष में लगाई मनुष्य ने छलांग, बड़ी छलांग है ये, याद रखना। और ये एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा भाई अगर ये जिस दिन बनकर के तैयार होगी। और है किसकी मैगलेन आपकी चर्चा में? तो मैगलेन है किसकी? नासा की। नासा के साथ जो सहयोगी देश हैं कौन कौन है आपके? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। एक बार नोट कर लेंगे किसके सहयोग से ये बनाई जा रही है। सहयोग तो मैं बात करता हूं, देखिए ब्राजील भाई, आपका ब्राजील है, प्लस में कौन आपका? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साथ में कौन आ जाएगा? फ्रांस, इटली और चिली। फ्रांस, इटली आपका भाई, फ्रांस है, इटली और प्लस में चिली। फ्रांस, इटली और चिली, ये देश सारे मिलकर के सहयोग कर करके इसको क्या कर रहे हैं भाई? आपका ये जो टेलीस्कोप है ये बना रहे हैं। एक बड़ा ही अहम कदम रहेगा ये नासा की तरफ से। अब आ जाओ आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि टेलीस्कोप की जो खोज करी थी, ये खोज किसके द्वारा की गई थी? टेलीस्कोप की थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो होगी मैगलेन की। अब बात करें, टेलीस्कोप की खोज करी थी गैलीलियो द्वारा। इसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा इसकी खोज की गई थी। साथ ही हम बात करते हैं बाहर की जो वर्ल्ड की जो फेमस टेलीस्कोप थी जो पीछे चर्चा में, कौन सी थी? लिक्विड जो टेलीस्कोप थी, लिक्विड टेलीस्कोप चर्चा में रही। टेलीस्कोप जो चर्चा में थी, कहां पर स्थापित की गई थी? तो उत्तराखंड के अंदर इसको स्थापित किया गया था, याद रखना भी। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद फिर आपकी कौन सी? जेम्स वेब, क्योंकि इसने बहुत दूर आकाशगंगा की क्लियर फोटो ली थी, ये भी यहां पर। हालांकि इसके बाद चीन ने यह दावा किया था कि हमारे पास जेम्स वेब से भी ज्यादा क्लियर फोटो है, ये एक अलग बात है। लेकिन यहां पर खाली किसकी बात हो रही है? टेलीस्कोप की बात हो रही है। और अभी 12 मंजिल, इसका आकार की अगर मैं बात करूं, देखिए किसके? मैगलेन का आकार अगर मैं बात करता हूं, आकार या साइज कितना है इसका? तो 12 मंजिल के बराबर, जो 12 मंजिल मकान होता है उसके बराबर इसका साइज है। और अब
जो ब्रह्मांड के बारे में जो बातें थी जिनको लेकर के हम भ्रमित थे, वो सारी की सारी चीजें ये टेलीस्कोप आपका क्लियर करके देने वाली है। यानी कि आप ढूंढेंगे एलियन कहां है, जो तुम एलियन बने बैठे हो ना, अब एलियन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे इस टेलीस्कोप के जरिए भाई। जैसे हम देखते हैं ना जो आकाश के अंदर छोटे छोटे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो ये हमारे पास बहुत नजदीक हमारे ये तारे आ जाएंगे। ठीक है, वो जो तुम्हारी कहावत है ना कि आसमान के तारे तोड़ के ला दूं, तारे तोड़ के तो नहीं लाओगे लेकिन तारे दिखा सकते हो। चलिए दोस्तों, ये था आपका मैगेलन। एक बार रिपीट करता हूं, मैगेलन चर्चा में क्यों है? नासा की आपकी ये सबसे बड़ी, अब तक की सबसे ताकतवर, जेम्स वेब से 10 गुना ताकतवर नासा की है। साथ में सहयोगी देश कौन कौन से? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और चिली है। खोज किसने करी थी आपको पता है? नासा, यूएसए एजेंसी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब भारत की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो वो आपकी इसरो। भारत की अगर अंतरिक्ष एजेंसी पूछे तो कौन सी है भाई? आपकी इसरो। इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भाई। इसरो ये क्या आपकी भारत की स्पेस एजेंसी है जो क्या काम करती है? भारत के लिए अंतरिक्ष का काम करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ओके भाई, बारकले अर्थ चर्चा में आपका बारकले अर्थ चर्चा में ये क्या है? बारकले अर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। सबसे पहले तो क्या है ये देखेंगे। देखिए ये क्या है भाई? जलवायु जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन पर नजर रखने वाली, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली क्या आपकी ये संस्था है? याद रखेंगे, संस्था है कैसी? स्वतंत्र संस्था है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहां मैं छोड़ूंगा भाई, ठीक है? और इसका आंसर नहीं अगर आप लोगों ने दिया तो मैं फिर सोच विचार करूंगा कि क्लास अगली दूं कि नहीं। बार्कले जो अर्थ संस्था है ये कहां की है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कहां की है मुझे बताएंगे भाई, ठीक है? इसका स्थान कहां की है? अब इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट की बात करूं तो क्या क्या इस बार्कले ने आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 90 सेकंड का एक वीडियो जारी किया इसने। कितने सेकंड का? 90 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। और क्या बताया इस वीडियो में? आपकी आंखें लाल हो जाएंगी सुन करके। आंखें लाल हो जाएंगी तो मतलब आप समझ गए। इस 90 सेकंड के वीडियो में क्या बताया इसने कि पृथ्वी को लाल होते दिखाया हुआ है। पृथ्वी को कैसा होते दिखाया? लाल होते हुए दिखाया गया। यानी कि आने वाले समय में अब कोई चीज लाल कैसे होती? पृथ्वी लाल किस वजह से हो रही है? आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किसकी वजह से? ग्लोबल जो वार्मिंग जो आपकी हो रही है, वार्मिंग की वजह से पृथ्वी को लाल होते दिखाया है। पहले पृथ्वी को कैसा दिखाया इसने? जब टेम्परेचर 0.5 था, डिग्री सेल्सियस था, 0.5 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ा, जब इतना टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का, तो उस समय इसका कलर कैसा था? पीला था भाई। कैसा था? पीला था। और जैसे इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, इससे पहले कैसा था? इससे पहले पीला कलर नहीं था। यानी कि जब स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, ये देखिए मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दूंगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर है कैसा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और पृथ्वी का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? कार्बन के उत्सर्जन से भी। यहां पे दूंगा किसके उत्सर्जन से? ज्यादातर हम मानते हैं कार्बन के उत्सर्जन से। और कार्बन का उत्सर्जन कैसे कैसे हो रहा है? टॉपिक पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, बट इतना बता दूं आपको, जो भी हम जैसे जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चल रही हैं आपकी, यानी कि प्रदूषण जो हो रहा है, उस प्रदूषण से पृथ्वी आपकी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से पृथ्वी पहले आपकी कैसी हुई? पीली हुई है। उसके बाद अब ये लाल हो गई, गर्म होकर के। अब यहां पर एक संभावना दिखाई गई है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर कब तक? आपका 21वीं सदी तक। अगर 21वीं सदी तक, अगर मान लो 2100 तक अगर 1.5 टेम्परेचर आपका बढ़ा, डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो याद रखना अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, यहां तक इसको नहीं रोका गया, और यही टेम्परेचर अगर आपका 2 डिग्री चला गया, तो जो मनुष्य या पृथ्वी को क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी को बड़ी भारी गर्म हवाओं का क्या करना पड़ेगा? गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये वीडियो किसने जारी किया? बार्कले ने जारी किया है। यानी कि बढ़ते हुए टेम्परेचर को, शोध को लेकर के इन्होंने एक वीडियो बनाई है पृथ्वी की। और पृथ्वी की जो पिक इन्होंने ली है, पिक कैसी पिक ली है? लाल पिक ली है इन्होंने पृथ्वी की।
दो चीजें क्लियर निकल कर क्या रही है। पहले जैसा कि तुम जान रहे हो पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है 2100 सदी तक। अगर इसको यहां नहीं रोका गया तो आगे इस पृथ्वी पर जीना दुर्लभ हो जाएगा। यह आप लोग अच्छे से समझ लेना इस बात को, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो गई तो गर्म अगर हो जाएगी तो लाल तो हो ही चुकी है, ये धधक उठेगी, और धधक उठेगी तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे के सारे आपके पिघल जाएंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ बूढ़ सारी जो भी आपकी तूफानी जो भी आपके तटवर्ती इलाके सारे के सारे डूब जाएंगे। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन एक बार बताता हूं आप लोगों को कि पृथ्वी पर कैसे कैसे क्या क्या हुआ। देखिए भाई 1850 से इन्होंने कब से कब तक 1850 से और इन्होंने 2020 तक का एक रिकॉर्ड वीडियो जारी किया। मतलब जो पृथ्वी में परिवर्तन हुए, पृथ्वी में जो बदलाव हुए हैं, कैसे कैसे बदलाव या अर्थ के अंदर जो बदलाव हुए हैं उनका एक वीडियो जारी किया 1850 से लेकर के 2020 तक का इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इसके अनुसार देखेंगे हुआ क्या है। जलवायु परिवर्तन वर्ष 2100 तक की मैं आपको बता चुका हूं। अगर इतना डिग्री सेल्सियस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इससे ज्यादा अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो टिकट कट जाएगी, यहां मनुष्य नाम का कोई जीव जंतु या कुछ भी नहीं रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इन्होंने 1850 में जो अध्ययन किया था, 1850 में जब तापमान पृथ्वी का तापमान जो पृथ्वी का कितना था -0.5, जब इन्होंने अध्ययन शुरू किया था 1850 में तापमान कितना -0.5 डिग्री जो तापमान था, इसकी बात कर रहे हैं। वहां से 2020 तक 1 डिग्री से ज्यादा तापमान हुआ, तो 1850 में तापमान पूछे पृथ्वी का तो -0.5 डिग्री। ठीक है भाई, और अब वर्तमान में तो आपका 1 डिग्री से ज्यादा तापमान है, और इस 1 डिग्री ज्यादा तापमान में कैसी होगी आपकी ये लाल हो चुकी है। यानी कि पहले कैसी हुई, पीली हुई है, पीली से ट्रांसफर होकर के कैसी हुई आपकी ये लाल हुई है भाई। ठीक है, और जैसे लाल होती नजर आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है, और जैसे जैसे ये लाल होगी तो ये क्या होगा, मनुष्य के लिए खतरनाक है। और दूसरा चैलेंज क्या गया है, अगर 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान 21 में बढ़ हो गया, यानी कि अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो बहुत ज्यादा पृथ्वी आपकी गर्म हो जाएगी। और पृथ्वी गर्म होने पर होगा क्या, आपके सामने है जिस प्रकार की जो एक्टिविटीज जो आप ग्लेशियर स्लाइडिंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके किसके द्वारा, पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग। और जब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो सारी सीधी सी चीज, हालांकि दुनिया के अंदर अभी तक इस चीज को लेकर के ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि तापमान को 1.5 डिग्री से ज्यादा होने से रोका जाए। कब तक, आपका 2100 तक। अगर ये नहीं रोका गया, ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसे नहीं रोका गया, तो इसका नजारा कुछ और ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो बार्कले अर्थ आपकी जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है, और ये है कहां की, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए 90 सेकंड का इसने वीडियो जारी किया है। वीडियो में क्या, पृथ्वी को पीला होते दिखाया है और पीले से लाल होते दिखाया है। और 1850 में जब तापमान था, यहां से इन्होंने पिक लेनी शुरू करी है इस वीडियो के अंदर, -0.5 से लेकर के, और अब जो तापमान वर्तमान में 1 डिग्री से आपका ज्यादा हो चुका है। आशा है अगर इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो 21 में आपका ये 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा, जो कि आम जनता के लिए, जीव जंतु के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये थी आपकी बार्कले अर्थ। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अगली रिपोर्ट पर बात करें। ओके भाई, अभी पिछला जो क्वेश्चन था वो आपका पृथ्वी के तापमान को लेकर के था। ठीक है, कि किस प्रकार से तापमान बढ़ रहा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए इत्तेफाक से दोनों क्वेश्चन साथ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और आप इस क्वेश्चन को समझना भी है भाई आप लोगों ने। जर्नल ऑफ फिजिकल रिसर्च एक शोध जारी हुआ। क्या हुआ भाई, आपका एक शोध जारी किया गया है। इस शोध में क्या बात कही गई है, आप देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन भी। जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, वो पृथ्वी का टेम्परेचर या पृथ्वी का जो तापमान है, ये पृथ्वी का तापमान कौन सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, तापमान कौन सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, ताकि पृथ्वी जो आपकी नीली थी, नीली से पीली हो रही है, पीली से कैसी हो रही है, आपकी लाल हो चुकी है पृथ्वी। ये याद रखना, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हम इस, अब दुनिया में वैसे थोड़ी बहुत जागरूक हो चुकी है, इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें बीमारी का पता होना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये मैंने इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में भी बात करी थी। क्या हो रहा है, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, और ये वार्मिंग जो ग्लोबल वार्मिंग का नाम आते ही सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर
क्या बात होती भाई, सबसे पहले बात आती है कि ये वार्मिंग हो किसकी वजह से रही है, तो हम कह सकते हैं जीवाश्म जो गैसें हैं जो आपकी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जहरीली जो गैस है या जिसकी वजह से जहरीली या जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस पृथ्वी के लिए हम मानते तो CO2 को मानते, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हमारे ध्यान में आती है या कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी समझे। लेकिन पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग में इससे भी ज्यादा जो बड़ा हाथ है वो किस गैस का हाथ है, एक बार और भी पहले इस क्वेश्चन का मैंने हल्का सा जिक्र किया था, तो मीथेन गैस भाई। मीथेन गैस कौन सी गैस आपकी, मीथेन गैस है, जीवाश्म गैस है आपकी, ये ग्रीन हाउस गैस है मीथेन गैस। और यहां पर ये एक बात बोली जा रही है कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों पर पाबंदी लगाई जाए। अब जब मीथेन गैस पृथ्वी को गर्म होने में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी कर रही है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बता देता हूं। तो ये पृथ्वी पर 25% से ज्यादा जो हिस्सेदारी है, 25% से ज्यादा जो पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, तापमान में हिस्सेदारी कौन सी गैस कर रही है आपकी, मीथेन गैस कर रही है। और ये रिपोर्ट किसने दी आपकी, तो ये जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च। अब यहां पर बात आती है कि 25% से ज्यादा अगर ये गैस, मीथेन जो गैस है आपकी जो वातावरण को दूषित कर रही है, पृथ्वी को गर्म कर रही है, यानी कि पृथ्वी को गर्म करने में, तापमान मैंने लिख दिया, पृथ्वी को क्या करने में भाई, गर्म करने में। तो फिर ये पैदा कहां से हो रही है, तो आपको बता दूं पैदा भारत, विश्व के अंदर 28 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जो एरिया है, कितना विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो 28 लाख जो वर्ग किलोमीटर है, 28 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जो एरिया है वो कैसा एरिया है, झीलों का एरिया भाई, झील है ना, झील से नीली आंखें तेरी है ना, तो झीलों का एरिया, झील कितनी पृथ्वी पर, लगभग 28 लाख किलोमीटर से ज्यादा, वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जो एरिया आपका झीलों का है। और ये जो झील है, ये झीलें आपकी क्या उत्सर्जित कर रही हैं, मीथेन गैस उत्सर्जित कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा प्रदर्शित उसकी झीलों के द्वारा 25% है, सॉरी मैं बोल गया था, तो मीथेन, आप उससे पहले अगर हम बात करते हैं मीथेन पैदा करने में, तो 61% है कि याद रखना, 61% का भी जिक्र इसके साथ आता है। चलिए एक बार फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च आया है, इसने ये बोला है कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो क्यों हो रही है। तो यहां पे बात निकल करके आती है कि मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है तो वो कहां से, तो झीलें जो आपकी वो भी बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना योगदान दे रही है, 25% से ज्यादा योगदान पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में आपकी कौन सी दे रही है, झीलें दे रही है। और विश्व में 28 आपकी अगर मैं बात करता हूं तो 28 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र के अंदर क्या आपकी झील है। चलिए एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे कैसे ये जो झीलें दुनिया में मौजूद है ये क्या कर रही है, 3 गुना इनकी वजह से, कितना 3 गुना इन्होंने कितना गुना, 3 गुना जो आपका कार्बन उत्सर्जन बढ़ाया है इन्होंने, कौन सा, 3 गुना मीथेन गैस का स्तर, 3 गुना मीथेन गैस का जो स्तर है वो बढ़ा है, याद रखना भाई, ठीक है, ओके। कितने करोड़ टन मीथेन हर साल वैश्विक स्तर पर आपकी जो उत्सर्जित हो रही है, तो कुल जो मीथेन है, कुल टोटल एक वर्ष के अंदर है, वर्ष में कितनी भी आपका, तो 4.16 करोड़ टन मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है हर वर्ष में, जो कि आपकी ये कार्बन से कितने गुना खतरनाक है, ये ध्यान रखना, ये कार्बन से 28 गुना खतरनाक मिशन आपकी गैस है, 28 गुना खतरनाक आपकी है ये, किससे, कार्बन से। कितना उत्सर्जन हो रहा है, 4.16 करोड़ टन यहां पर ये उत्सर्जित हो रही है विश्व के अंदर में, ठीक है, ओके। मीथेन एक प्रमुख आपकी, अगर मीथेन की हम बात करते हैं तो क्या आपकी प्रमुख आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखना। दूसरी बात करें, जैविक स्तर पर तापमान बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह यही है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए प्रसार, इसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं कि जो आपका 1.41 जो CR टन जो आपका ये प्रसार के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, 3 तरीके से आपका ये कितना टन छोड़ रही है भाई, 2.34 CR टन जो आपका बुलबुलों के माध्यम से आपकी मीथेन गैस भाई, ठीक है, तो ये हो रहा है। उसके बाद भाई आपका 0.41 जो CR टन है ये आपका बर्फ या पानी के साथ आपका ये इसका प्रसार हो रहा है, किसका भी, आपका मीथेन गैस का,
अब जब इतना सारा मीथेन गैस अगर पृथ्वी के ऊपर आएगा, 4.16 टन, करोड़ टन मीथेन गैस पृथ्वी पर आएगा, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसमें कितना झील कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है आपकी, तो 25% इसके अंदर झीलों का कंट्रीब्यूशन है। याद रखना, भारत के अंदर 61% कृषि के द्वारा मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, और विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 25% ये विश्व का कॉन्फ़िगरेशन अलग है भाई। याद रखना, विश्व में जो आपका तापमान बढ़ाने में जो 25% योगदान कौन दे रहा है, आपका मीथेन गैस दे रही है, और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है उनको क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और एक ऐसे सोलर सिस्टम वगैरह इस टाइप से जो कि आपकी इलेक्ट्रिक जो बैटरियां वगैरह हैं, आप लोगों को पता है गाड़ियां वगैरह आ रही हैं, सारी की सारी वो इसी वजह से आ रही हैं। हमने पृथ्वी, जैसी पृथ्वी हमें मिली थी, हमने इस पृथ्वी को अगली जनरेशन को भी वैसे ही देने की कोशिश करनी है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च ने ये एक शोध जारी किया है कि झील किस प्रकार से आपकी कर रही है। अब जब झील की बात आती है तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील की अगर मैं बात करूं तो कौन सी आपकी, डल झील। डल झील कहां पर है आपकी, डल झील मीठे पानी की, तो यहां पर J&K के अंदर है आपकी, J&K के अंदर है। J&K की अगर मैं बात करता हूं तो मीठे पानी, खारे पानी की कौन सी झील आपकी, चिल्का झील है। चिल्का झील है। भारत में बहुत सारी झीलें हैं और ये सारी की सारी मीथेन गैस का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। ये भी ध्यान रखा। हरियाणा की बात करते हैं तो सुल्तानपुर झील हरियाणा की है आपकी, और भी 2, 3, 4, 5 झीलें हैं। यहाँ हरियाणा का जिक्र नहीं करूंगा मैं, बट फिलहाल यहाँ पर पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, उसको बचाने की बात हो रही है। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो आपके आज जो निकले हैं, एक अंतरिक्ष को लेकर के था, दूसरा आपका पृथ्वी को लेकर के था, टेम्परेचर को, तीसरा टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है इसको लेकर के। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, हिमड्रोन एथोन या थान आपका चर्चा में, ये क्या है, ये इसका संबंध किससे। देखिए हिमड्रोन, जैसे ड्रोन बोला जाता है आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ड्रोन क्या है, हल्का विमान। ये सारी सारी बातें आप लोगों को पता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका संबंध किससे रहा है या ये क्या है। तो एक किस्म से आप कह सकते हो ये एक भाई समझौता है। किसके साथ इसका संबंध की बात करें तो भारतीय सेना से इसका समझौता रहा है। भारतीय सेना से इसका क्या है, संबंध है। अब हिमड्रोन एथान की अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय सेना प्लस में आपकी इस सेना ने प्लस में किसके साथ समझौता किया है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ क्या किया है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। यानी कि किस प्रकार के ड्रोन बनाए जाएंगे, यानी कि जो डिजाइन होगा वो भारतीय सेना के अनुरूप होगा। कैसा होगा, भारतीय सेना किस प्रकार का ड्रोन चाहती है। क्योंकि अब आपको पता है इस बारे में, आप लोग इस बारे में बेटर अंडरस्टूड है कि जो लड़ाई आगे आने वाली लड़ाई किस पे आधारित, आपकी ड्रोन पर आधारित है। यानी कि ड्रोन का बड़ा ही महत्व है। हम इस चीज को कहां पर देख चुके हैं, यूक्रेन जो वार था आपका, यूक्रेन प्लस रसिया, जो रसिया वाला युद्ध था, इस युद्ध में हमने ड्रोन के महत्व को देखा है। ठीक है, अब बात आती है ड्रोन है क्या। ड्रोन आपका मानव रहित हल्का विमान भाई, क्या आपका ये मानव रहित, यानी कि जिसमें बंदा नहीं होता, मानव रहित हल्का विमान। हल्का हम याद कर लेंगे, ड्रोन 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 दिमाग में बैठा लेंगे, लेकिन है क्या ये भी तो पता होना चाहिए ना। मानव रहित हल्का युद्ध विमान है आपका, कह सकते हो लड़ाकू विमान कह सकते हो आप, लड़ाकू विमान कह सकते हो, ये भी याद रखना। साथ में हम यहाँ पर बात करें विमान की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमेज ऐसी इमेज बना लो कि बहुत बड़ा, ये इतना छोटा सा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है आपका, और भी छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ये। ठीक है, तो मानव रहित हल्का विमान। और अब इसको लेकर के एक समझौता हुआ है भारतीय सेना व हिमड्रोन एथोन के नाम से इसको जाना गया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि क्या, आवश्यकताओं को गहनता से समझना, यानी कि आवश्यकताओं को यानी कि किसकी आवश्यकता, भारतीय सेना की आवश्यकताओं को गहनता से समझने के लिए ये आपका एक समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है, तो ये ड्रोन फेडरेशन के साथ। अब बात आती है कि भारत में बोलो हरियाणा में ड्रोन कहां पर बनाए जाएंगे, तो हरियाणा में ड्रोन बनाने के लिए कहां पर भी, गुरुग्राम में बनाए जाएंगे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, प्रधान पीएम जो मोदी थे उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था। किसका कार्यक्रम शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो किसानों के लिए। यानी कि अब किसानों को मिलेंगे ड्रोन, वो क्या करेंगे, 70 से ज्यादा, अगर मैं बात करता हूं 70 से ज्यादा विमानों का आदेश भी दिया था ड्रोनों का। यानी कि खेतों में दवाई छिड़कने के लिए भी
खेतों में दवाइयां छिड़कने के लिए भी इसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ड्रोनों का। अब बात आती है ड्रोन की, तो यहां पर भारतीय सेना ने एक एमओयू पर, एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं, और इस सिग्नेचर का उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि आवश्यकताओं को गहनता से समझने के लिए ये यहाँ पर आपका फेडरेशन के साथ समझौता हुआ, उद्योग अकादमिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ ये जोड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं दोनों संस्थाओं के बीच समझौता, दोनों के बीच जो समझौता हुआ है वो क्या करेगा भाई, गहनताओं को बढ़ावा देगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब बात थोड़ी सी भारतीय सेना की करते हैं, तो सेना की बात करते हैं तो वर्तमान में जो चीफ आपके सीडीएस कौन है, तो सीडीएस कौन है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है। एक सीओएस कौन है, इसका भी नाम आप लोग बताएंगे, स्टैटिक जीके है, ये ध्यान रखिएगा। सीओएस का मतलब क्या होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सीओएस की बात करता हूं तो देश के, थोड़ा सा हिंट देता हूं तुम्हारे को, देश के पहले इंजीनियर हैं, इंजीनियर बने हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में इन्होंने क्या लागू कर दिया भाई, अग्निवीर जो थी आपके, अग्निवीर किसके द्वारा लागू किया, तीनों सेनाओं के द्वारा अग्निवीर, तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के द्वारा अग्निवीरों को लागू किया गया है। यानी कि अब जो अग्निवीर है, यानी कि जो युवा ये चाहता है कि मैंने देश की सेवा करनी है, कम से कम 4 वर्ष के लिए इनको ज्वाइन किया जाएगा। कब के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ये भी एक अच्छा कदम था, बदलाव था, ठीक है। देश के पहले इंजीनियर है जो आपके सीडीएस, नाम आप बताएंगे। सीडीएस कौन है, देश के पहले जो सीडीएस थे, ये इन्हीं की योजना थी। कौन थे आपके भाई, विपिन जो रावत साहब थे, जो कि एक विमान क्रैश में उनकी पत्नी के साथ उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, उनकी जो बेटियां थी उनको। तो ये भारतीय सेना है, भारतीय सेना को लेकर के भी हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी। बस एक क्वेश्चन आपके बीच में छोड़ा है सीडीएस का, पहला सीडीएस मैंने आपको बता दिया है, विपिन रावत साहब हैं। सीओएस पूछ रहा हूं आप लोगों से, और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन से नंबर का भाई, कौन से नंबर के हैं, याद रखेंगे। सीडीएस कौन होगा, तीनों सेनाओं में आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, तीनों सेनाओं में आपस में सीडीएस की आवश्यकता क्यों थी, अगर मैं ये बात करूं तो तीनों सेनाओं में आपस में सामंजस्य, ज्यादा सामंजस्य तो है। इसका मतलब ये नहीं कि सीडीएस बनने से पहले सामंजस्य नहीं था। सामंजस्य का मतलब कहता है कि आपस में समझ, तीनों सेनाओं में आपस में समझ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक नया पद क्रिएट किया गया था। और देश के पहले आपके जो बने थे वो कौन थे, आपके सीडीएस विपिन रावत साहब थे। और अभी हाल में ड्रोन को लेकर के आपका ये समझौता हुआ भारतीय सेना और उसके बीच में। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गोवा चर्चा में भी आपका। गोवा चर्चा में क्यों वर्तमान में, तो देखिए गोवा चर्चा में है 100% NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य आपका कौन सा बना है, लागू करने वाला जो राज्य है आपका यही है भाई, कौन सा, गोवा की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो देखिए गोवा ने 12वीं, गोवा को अगर मैं बात करें तो गोवा की राजधानी की आपको पता क्या है, पणजी राजधानी है गोवा की भाई, ठीक है, ओके। यहां पर आपका वित्त मंत्री जो थे, आपको पता नहीं एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 2020 में। इसको क्या कब आई थी आपकी, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके। साथ में पणजी की बात कर रहा था, तो वित्त मंत्री जो आपकी निर्मला जो सीतारमण मैडम है, इन्होंने यहां पर क्या किया था, जीएसटी संग्रहालय। अगर आप लोगों से पूछा जाए कहां पर, तो जीएसटी संग्रहालय की स्थापना भी आपकी कहां पर हुई है, की स्थापना गोवा के अंदर हुई है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कहूं किसी यूरोपीय शक्ति के काबू में आने वाला, सबसे पहले किसी यूरोपीय जो शक्ति थी, यूरोपियन जो शक्ति के कब्जे में आने वाला, यूरोपियन शक्ति के कब्जे में आने वाला आपका कौन था, गोवा था। और सबसे अंत में आजाद होने वाला भी आपका कौन था, यही था। किसके अंडर था भाई गोवा आपका, तो पुर्तगालियों के अंडर था, पुर्तगालियों के अंडर हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था, ये याद रखना, पुर्तगालियों ने गोवा को आदिल शाह, उस समय किसके, आदिल शाह जो राजा था, आदिल शाह जो बादशाह था, आदिल शाह से जीता था पुर्तगालियों ने, किसको, गोवा को जीता था, याद रखना। वर्तमान में जीएसटी संग्रहालय आपकी स्थापना कर दी है, किसके द्वारा, और हाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। और जीएसटी की अगर मैं बात करता हूं, जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या था, तो
क्या नाम दिया गया था इसका? चलो ये तुम ही बताओगे मुझे। जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या रखा गया था, जिसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये भी आपकी गोवा के अंदर जीएसटी संग्रहालय पणजी के अंदर की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद साओ जाओ फेस्टिवल। साओ जाओ फेस्टिवल कहां हुआ आपका? साओ जाओ जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल भी आपका कहां पर हुआ है? तो ये भी आपका गोवा के अंदर ही हुआ। साओ जाओ फेस्टिवल की बात करें तो ये भी आपका कहां पर हुआ? गोवा के अंदर। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप, आपकी 12वीं जो हॉकी इंडियन सब जूनियर चैंपियनशिप भी आपकी कहां हुई है? गोवा के अंदर हुई है। भारत का पहला रेबीज मुक्त घोषित करने वाला राज्य भी आपका कौन सा भाई? गोवा ही है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो राज्य है वो भी आपका कौन सा? गोवा ही है, ठीक है। और अभी हाल ही में गोवा के अंदर क्या हुआ था अभी? फरवरी 2022 के अंदर चुनाव हुए थे। फरवरी 2022 में जब चुनाव हुए तो यहां पर गोवा में क्या किया गया भाई? गोवा में किसको? आम आदमी पार्टी को, जो आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को क्या किया गया है? राज्य पार्टी का दर्जा दिया। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी को किस राज्य ने हाल ही में दर्जा दिया है? तो ये आपका जो आपकी कह सकते हैं विधानसभा के जो इलेक्शन था, विधानसभा के चुनाव में इसको ये दिया गया था। एक बार ध्यान रखेंगे। देखिए, गोवा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला, आपका 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा बना? आपका गोवा बना है। याद रखेंगे गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी है। पणजी के अंदर क्या जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। नाम आप बताएंगे। सबसे पहले यूरोपीय शक्ति के काबू कौन सी शक्ति ने? आपका पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया था। किससे छीना था? आदिल शाह से छीन करके पुर्तगालियों ने अपने अंडर किया था और सबसे अंत में इसको आजाद किया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका। 12वीं हॉकी इंडियन जो आपकी सब जूनियर चैंपियनशिप भी कहां पर हुई? आपकी गोवा के अंदर। साओ जाओ फेस्टिवल भी आपका गोवा के अंदर। रेबीज मुक्त घोषित करने वाला अपने आप को, ये भी गोवा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य भी आपका कौन सा? गोवा ही है। और आम आदमी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देने वाला राज्य भी गोवा ही है। चलिए भाई लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कभी। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बांग्लादेश चर्चा में। बांग्लादेश चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो बात करें हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश चर्चा में है। बांग्लादेश की हालत कैसी होने वाली है? श्रीलंका जैसी। भी कैसी होने वाली है? श्रीलंका। और हमारा पड़ोसी देश है तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए। कैसी हालत होने वाली? श्रीलंका। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है या खत्म हो चुकी है? अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है? बिल्कुल कंडम हो चुकी है। तो उस स्थिति पर पहुंचा दिया गया किसको? बांग्लादेश को। गई जो आपका 2020 प्रोजेक्ट था। कौन सा? 20 प्रोजेक्ट के कारण माना जा रहा है। 20 प्रोजेक्ट के कारण क्या हो रहा है? आपका बांग्लादेश इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अब श्रीलंका से भी ज्यादा भुखमरी का सामना करने वाला है। ये 20 जो प्रोजेक्ट है किस किस देश के हैं? तो ये आपके भाई जापान प्लस चीन प्लस रूस, इनके प्रोजेक्ट हैं। और इन प्रोजेक्टों के तहत 24-25 में बहुत सारा पैसा, 2024-25 में बहुत सारा पैसा इन देशों को देना है। किसके द्वारा? बांग्लादेश को, ठीक है। और बांग्लादेश के अंदर लगातार आपका कह सकते हैं कि इसमें विदेशी मुद्रा में क्या हो रहा है भाई? घट रही है, बड़ी भयंकर तरीके से घटी है। क्या हो रहा है? विदेशी मुद्रा घटी है, ये भी चर्चा का विषय है, ठीक है। अब जब विदेशी मुद्रा किसी देश की घटती है तो वो अपने आप ही ऑटो सिस्टम से गर्त में चला जाता है। अब लोगों ने क्या किया? एकदम से एक यहाँ पे हरकत हुई जिससे चर्चा में है। क्या हुआ अभी? एक रात में या कह सकते 24 घंटे के अंदर जो पेट्रोल डीजल उसमें 51% वृद्धि हुई। रेट के अंदर कितनी? 51% तक वृद्धि हुई। और जिससे जो शेख हसीना मैडम है, जुल्फों वाली शेख हसीना जो मैडम है, उनके दिमाग में बात आ गई कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब ऐसी बात आई है उनके दिमाग में, उन्हें पता लग गया कि देश आपका कहां पर जा रहा है, तो इन्होंने कर्ज की मांग करी है भाई। किसकी मांग करी है? कर्ज की मांग करी है। कर्ज मांगा है। किससे मांगा है? तो कर्ज की बात करूं मैं तो कर्ज मांगा इन्होंने आपका एडीबी से, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से मांगा है इन्होंने। साथ में आपका किससे मांगा है? वर्ल्ड बैंक से मांगा है। आईएमएफ से भी इन्होंने कर्जा मांगा है।
ठीक है। और सुनने में आ रहा किसी ने कर्जे के लिए हाँ नहीं करिए, बट आईएमएफ ने क्या कर दिया कि हाँ ठीक है आईएमएफ है, आईएमएफ जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, ये थोड़ा बहुत कर्जा देने को राजी हो गया है इसको, बांग्लादेश को। बांग्लादेश के ऊपर अगर मैं कर्ज की बात करूं तो अब आईएमएफ क्या करेगा, पैसा देगा। आईएमएफ कर्ज देने वाला है, किसको देने वाला है, तो ये बांग्लादेश को देने वाला है। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। दूसरी बात करें, देश के अंदर कुल वित्त वर्ष देश में कुल कर्जा जो है वो 13,114 CR जो आपका डॉलर से अधिक का कर्जा है। ये कितना कर्जा है, 13,114 करोड़ डॉलर कर्जा है किसके ऊपर भाई, आपका ये बांग्लादेश के ऊपर है। याद रखना बांग्लादेश चालू वित्त वर्ष की बात हो रही है भैया, ठीक है। और हर साल वित्त वर्ष में देश पर, और हर साल कितना आपका ये, हर वर्ष आपका बढ़ेगा भी, ये हर वर्ष आपका 1,645 जो CR डॉलर कर्जा आपका ये हर वर्ष बढ़ रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वजह से ये पूछिए। और वहीं आईएमएफ से कितने करोड़ रुपए कर्जा मांगा, तो आईएमएफ से जो कर्ज मांगा इन्होंने बांग्लादेश ने, तो ये मांगा 450 करोड़ डॉलर यहां पर इन्होंने कर्जा मांगा। किसने भैया आपका, तो ये बांग्लादेश ने मांगा। बांग्लादेश ने कर्जा आपका श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने के लिए कर्जा मांगा है। तो आपका एडीबी और वर्ल्ड बैंक, साथ में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि आपका गरीब देशों की मदद करते हैं, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जो सरकार के अनुसार आप पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार घट करके कितना, 4,000 करोड़ विदेशी मुद्रा, 4,000 करोड़ हुआ है। 4,000 करोड़ आपका क्या करें, करोड़ जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार घट करके कितना हो गया, 4,000 करोड़ है, जो कि आपका पिछले साल से 48 करोड़, पिछले साल कितना था ये आपका, तो 4800 करोड़ यानी कि 4,800 करोड़ था, उससे घट करके कितना हो गया आपका, 4,000 करोड़ डॉलर यहाँ पर ये हो गया है। तो ये पहचान जो आपकी, ये पहचान क्या बता रही है कि हाँ आप लोग डूबते जा रहे हैं। तो अब इसको उभारने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कर्जे की। और मेन कारण क्या है, 20 प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा 20 प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है जो इनके गले में आ चुका है। और जो जिनकी लागत कितनी है, इस 20 प्रोजेक्ट की लागत की अगर बात करते हैं, देखिए लागत है इसकी 4,300 करोड़ जो करोड़ डॉलर इसकी लागत आकी गई थी। और 2024 से लेकर 25 लिख दिया था मैंने, 26 तक बहुत सारा पैसा जापान, चीन और रूस को देना पड़ेगा, किसको, बांग्लादेश को। ये मेगा प्रोजेक्ट था आपका भाई, मेगा प्रोजेक्ट था, याद रखना, जो बांग्लादेश के साथ था, ये अब जापान, रूस और चीन के साथ है, ये याद रखेंगे भैया आप लोग। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन पहुंच चुका है, आईएमएफ के दरवाजे पर, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, बांग्लादेश की। ये तो थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, पड़ोसी देश है तो हमें पता होना चाहिए, अच्छे पड़ोसी नसीब से मिलते हैं भाई, ठीक है। तो बांग्लादेश अगर दुखी पाएगा तो हम अपने आप को सिस्टम से दुखी पाएंगे, क्योंकि हमने भी बांग्लादेश के भी हाल ही में जिस प्रकार से हमने श्रीलंका की मदद करी थी, बांग्लादेश की भी हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो चलता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसके आधार पर चलने वाला देश है। यानी कि सबको खाना मिलना चाहिए, सबको आवश्यकताओं की जो आवश्यक चीजें वो मिलनी चाहिए, उस आधार पर हम जिंदा रहते हैं। तो हम भी परेशान हो सकते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। तो हम बांग्लादेश की मदद भी करें। बांग्लादेश की मदद तो हम शुरू से करें, डिब्बे वाला क्वेश्चन आप लोगों का। बांग्लादेश की अगर मैं मदद की बात करता हूं तो इसे आजाद करवाया किसने, करवाया, आजाद की बात करूं तो किसने करवाया, 1971 में भाई, 1971 में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ, ये पाकिस्तान से आजाद हुआ, पाकिस्तान से, ठीक है। 1971 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, याद रखना। 1971 में जो प्रधानमंत्री थी कौन थी आपकी, तो श्रीमती इंदिरा जो गांधी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी आपकी। इन्होंने इसको आजाद कराने में बड़ा अहम रोल यहाँ पे निभाया था भाई, ठीक है। तो अब ये भी, इसकी भी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। यहाँ पे एक बात आई थी, मैंने जहां पे जिक्र किया था कि विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के जिस देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो देश उतना ही मजबूत होगा। तो विश्व के अंदर भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है। हालांकि हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है, बट फिर भी हम आज खड़े हैं। तो विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के नंबर कौन से नंबर पर खड़े हैं हम, तो पहले, चौथे नंबर पर खड़े हैं। पहले नंबर पर कौन है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो आपका कौन है, चीन है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट में,
अगला क्वेश्चन आपका भाई, ये आप लोगों को पता भी लग गया होगा, थोड़ा बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बता के जाऊंगा, नया क्वेश्चन देके जरूर जाऊंगा। CWG आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 आपका चर्चा में है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कब समाप्त हुआ, सबसे पहले तो बात करते हैं। तो कॉमनवेल्थ जो गेम है आपका, ये 28 जुलाई से प्रारंभ हुआ आपका, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आपका ये चला है। कहां पर चला? बर्मिंघम में। कहां पर हुआ आपका ये? बर्मिंघम में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ओके, साथ ही हम बात करते हैं वर्तमान में। अब कुल पदक कितने जीते भारत ने इस गेम के अंदर बर्मिंघम में? तो 61 पदक यहां पर जीते इन्होंने भाई, पदक। क्या ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? नहीं, याद रखेंगे इससे पहले भी हमने, ये हमारा 5वें या 6ठे नंबर का कह सकते हैं। इसमें टोटल एक बार कॉन्फ़िगरेशन लेंगे आप, 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, 22 स्वर्ण पदक भाई पदक जीते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, 16 आपके क्या है? रजत पदक हैं, रजत पदक 16 हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, तो 23 आपके कैसे हैं? कांस्य पदक की अगर मैं बात करता हूं तो 23 कांस्य पदक है भाई। ये टोटल हमने कॉमनवेल्थ गेम में कितने 61 पदक जीत करके तिरंगे झंडे को लहराया है। गर्व करने की बात है, हमारा ये अच्छा प्रदर्शन है, याद रखेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन था हमारा, तो ये राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे आपके, राष्ट्रमंडल जो खेल कहां पर हुए थे आपके? दिल्ली के अंदर हुए थे, याद रखना, दिल्ली में, क्योंकि हमारे घर में हुए थे। तो 101 पदक है, अब तक हमने 101 पदक जीते थे, याद रखना। सबसे ज्यादा जो पदक अब तक कितने जीते हमने? 101 पदक कब जीते थे? 2010 के अंदर भाई, 2010 में जब राष्ट्रमंडल गेम आपके हुए थे तब जीते थे। उसके बाद हमने मैनचेस्टर के अंदर, मैनचेस्टर की बात करता हूं मैं, मैनचेस्टर में कब हुआ था आपका ये? तो 2002 में मैनचेस्टर में हुआ था आपका CWG में हमने कितने पदक? 69 पदक यहां पर जीते थे। कितने पदक जीते थे? 69, यानी कि पहली बार हमने सबसे ज्यादा कब? 2010 में। उसके बाद हमने 69 कब जीते? 2002 के अंदर जीते थे। और उसके बाद गोल्ड कोस्ट के अंदर भी गेम हुए थे आपकी कॉमनवेल्थ। इससे पहले कहां पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम से पहले कहां पर? गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे। तो गोल्ड कोस्ट के अंदर 2018 में 66 पदक भाई, 2018 के अंदर हुए थे आपके, वहां कितने पदक जीते थे हमने? 66 पदक, यानी कि तीसरी कंडीशन हमारी, तीसरी वहां पर थी। उसके बाद आपके ग्लासगो 2014 के अंदर, उससे पहले 2014 के अंदर कहां पर आपका? ग्लासगो के अंदर हुए थे, जिसमें हमने कितने पदक जीते थे? 64 पदक जीते हैं। और इस बार जो हमारा प्रदर्शन रहा है, 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। 5वीं बार हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, यानी कि पहला प्रदर्शन अच्छा सबसे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और चौथा जो प्रदर्शन था हमारा ये था। और 5वीं बार इस बार का जो प्रदर्शन है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा 61 पदक जीत करके हम क्या कौन से, मतलब 5वीं बार हमने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया। अब बात आती है कि इसके अंदर ये चीजें आप लोगों को मालूम है, इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि सबसे ज्यादा पदक किस गेम ने जीते हैं? गोल्ड कोस्ट, इसकी बात छोड़ दो आप। अब आ जाओ वापस बर्मिंघम में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन रहा उसमें हमने कितने पदक सबसे ज्यादा जीते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भाई, सबसे जो अधिक पदक हैं वो हमारे, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 12 पदक हैं। 12 पदक किसके अंदर भाई? हमारे कुश्ती के अंदर है। कुश्ती में कितने पदक जीते हमारे पहलवान? 12 पहलवानों ने हमारे इतिहास रचा है। उसके बाद भाई भारोत्तोलन के अंदर 12 पहलवान जीता है। उसके बाद बात करें किसके अंदर? आपका वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, वेट लिफ्टिंग ने कितने पदक जीते हैं? तो वेट लिफ्टिंग में आपके टोटल 10 पदक आए हैं भाई, 10 पदक। इसमें से स्वर्ण कितनी है? 3 आपके गोल्ड है, याद रखना। और जो पहला गोल्ड देश के अंदर मिला था वो वेट लिफ्टिंग के मीराबाई चानू के द्वारा दिया गया था, याद रखना, पहला पदक है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये कि पहली बार पहला पदक, यानी कि 2022 के अंदर जो पहला पदक था, किसी भी प्रकार का पहला पदक देश के झोली में किसने डाला था, वो क्वेश्चन भी है। और स्वर्ण की तो मैंने बात करी थी। उसके बाद आपके 7 पदक किसमें? टेनिस में कितने पदक जीते? 7 पदक आपके टेनिस के अंदर जीते गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ में हम बात करते हैं ट्रैक फील्ड, और आपके ट्रैक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ट्रैक फील्ड के अंदर भी आपके कितने पदक? 6 पदक ट्रैक फील्ड के अंदर जीते गए हैं। ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और जो इतिहास नोट डाल के देखेंगे, नोट इतिहास जो था आपका, टेनिस बाउल्स में पहली बार भारत ने गोल्ड जीता। किस गेम के अंदर गोल्ड जीता था? तो महिला जो टीम है आपकी, किसमें भी आपका लोन बाउल्स, लोन टेनिस बोल में लोन बाउल्स के अंदर, लोन बाउल्स में क्या किया? लोन बाउल्स में पहली बार गोल्ड गई,
पहली बार महिला टीम ने गोल्ड जीता है, ये भी एक इतिहास बना है इसके अंदर। किसके? आपका बर्मिंघम के अंदर ये इतिहास बना है। ठीक है, महिला टीम ने लॉन्स बॉल्स में पहली बार गोल्ड जीत करके ये दिखाया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जो चौथे नंबर पर हैं, पांचवें नंबर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। अगर ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो भारत कौन से नंबर पर? भाई आपका फर्स्ट नंबर पर कौन आपका? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो कौन आपका? इंग्लैंड है, इंग्लैंड। और थर्ड पर अगर हम बात करते हैं तो कौन आपका? कनाडा है। और फोर्थ नंबर पर कौन सा आपका? भारत है। ये भारत की ऑल ओवर सिचुएशन है कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहां पे मैं आप लोगों को देने वाला हूं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जो 101 जो पदक थे, या इसको डब्बे में पैक कर रहा हूं, डब्बे वाला क्वेश्चन भी। 101 पदकों में उस समय हमने दिल्ली के अंदर कितने? 38 स्वर्ण पदक जीते थे, पहली बार सबसे ज्यादा। ठीक है, और फिर उसके बाद कितने हमने 38 स्वर्ण पदकों के साथ 100 और कितने 2010 के अंदर भैया आपके एक स्वर्ण पदक की बात करें तो 38, 2010 में टोटल 101 पदक हमने यहां पर जीते थे 2010। इससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा अभी तक हुआ नहीं है। इस बार सबसे अधिक पदक बात करें तो कुश्ती के अंदर, वेट लिफ्टिंग में 10 है, टेनिस के अंदर 7 है। और सबसे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे बड़ा शानदार है, सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी कौन रहे भाई इस बार? यानी कि सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी कौन रहे हैं। देखिए अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये हैं आपके शरथ कमल, टेनिस स्टार हैं आपके, टेनिस के खिलाड़ी हैं या टेनिस स्टार हैं आपके। कौन है? शरथ हैं कमल साहब हैं। इन्होंने कितने पदक? 3 स्वर्ण सहित 4 पदक, 3 गोल्ड इन्होंने जीते, प्लस में 1 इन्होंने दूसरा जीता, यानी कि टोटल 4 पदक इन्होंने जीते हैं शरथ कमल के द्वारा। शरथ कमल सबसे जो कमल है, शरथ कमल साहब हैं जो आपके सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली या सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में आपके शरथ कमल साहब ही हैं। ये किसके खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कराऊंगा भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां से ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया 2022 के लिए। CWG 2022 28 अगस्त से 8 अगस्त, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक वो 61 पदक जीते हैं चौथी स्थिति में। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड कनाडा, फोर्थ आपका भारत है। 61 पदकों में 22 स्वर्ण पदक जीते हमने, 16 रजत और 23 हमने कांसे जीते भाई। ठीक है, पांचवी बार हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पहली बार हमने राष्ट्रमंडल 2010 के अंदर 101 पदक सबसे ज्यादा, उसके बाद 2002 मैनचेस्टर के अंदर हुए थे तो हमने 69 जीते थे। इससे पहले गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे। पूछेगा कि इससे पहले आपके कॉमनवेल्थ कहां हुए थे? गोल्ड कोस्ट में, उसमें हमने कितने पदक? 66 जीते थे। और फिर उससे पहले भी हमने ग्लासगो में कितने? 64 पदक, यानी कि हम सुधार करते आ रहे हैं। 64 फिर 66 है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउन हो गए, हम कितने पे आ गए? 61 पे आ गए। ठीक है, सबसे ज्यादा किस गेम ने जीते हैं? तो कुश्ती के अंदर 12 पदक जीते गए हैं। टेनिस के अंदर मैं बात करूं, वेट लिफ्टिंग में 10 पदक हैं आपके, टेनिस के अंदर 7 पदक हैं और ट्रैक फील्ड के अंदर 6 पदक हैं भाई। ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी थी, लॉन्स बॉल्स के अंदर पहली बार गोल्ड जीता है महिला की टीम ने भाई। और सबसे सफल खिलाड़ी आपके शरथ कमल साहब रहे जो टेनिस के 3 गोल्ड के साथ इन्होंने टोटल 4 पदक जीते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये बचता है कि पहला जो पदक था भारत के लिए, पहला पदक इस बार किसने जीता? ये है क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक है, गोल्ड मैंने बता दिया मेरा भाई चामू ने जीता है, लेकिन पहला जो पदक है वो किस खिलाड़ी ने जीता, उसका किस खेल से संबंध है? चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन वो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका आएगा अगली क्लास के अंदर। यहां तक आज की जो उज्जवल परिवार की तरफ से जो क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।